जो स्कूल पेपर का प्रिंट मिला हुआ है ना वो निकाल के रख लो। क्वेश्चन अब बता रहा हूँ इस बारी के लिए जैसे ऑनलाइन चल रहा है तो स्पीड टेस्ट का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ताकि उसका एक सही फायदा जो होना चाहिए हो जाए। बताऊंगा अभी। आप इतने वो हार्ड कॉपी सभी को हमने अपनी तरफ से तो दे रखी है, आप ना ले गए हो तो बात अलग है। निकाल के रख लो और जिनके पास हार्ड कॉपी ली नहीं है तो भाई सॉफ्ट कॉपी निकाल लो। थोड़ा क्योंकि थोड़ा स्पीड में पकड़ना है अभी, रोज के हिसाब से नहीं चलना। 1 मिनट में अपना पीडीएफ भी खोल लूँ जरा। स्कूल पेपर की बात हो रही है, उन्हीं का प्रिंट हमने दिया था, 11-12 कोई पेपर थे ये। ठीक है, एक बार सब आ जाए तो मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, इससे सबसे ज्यादा रिजल्ट इंप्रूव होगा। ठीक है जी, अभी 2-3 मिनट रुक रहे हैं। अब पहले से शुरू मत करना बच्चों। पेपर कौन सा करना है मैं बताऊंगा, कैसे करना है मैं बताऊंगा, फिर सब मिलके शुरू करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा 2-3 पेपर तक या 5 पेपर तक मान लो स्पीड के लिए ज्यादा मत खेलना अभी। ठीक है, कौन सा टॉपिक करना है और उसमें पहले क्या तैयार करना है 5 पेपर तक उसे ध्यान दो। उसके बाद हम स्पीड पकड़ेंगे। थोड़ा स्पीड का फोकस होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सब बड़े आज एनर्जेटिक आए हो, ये पक्की बात है। 9:01 है। ठीक स्ट्रेंथ तैयार हो चुकी है काम करने के लिए। पढ़ने लायक और अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पहले पिछले सालों का पूरा तरीका बता दूं कि हम स्पीड टेस्ट कैसे कराते थे। 10th में आपने करे होंगे लेकिन 12th को कैसे कराते थे। ठीक है, आपके आने से पहले मैं कोई आधा घंटा लगा के ना वो बोर्ड पे दीवारों पे इधर उधर टाइलें लगी होती थी इंस्टीट्यूट पे, याद हो तो। ठीक है, 10th में तो बोर्ड पे लिखता था, 12th वाले पीछे वाले 2 रूम में जो चल रहे होते थे बोर्ड पे दीवारों पे मैं 1 मार्कर का पूरा सोल्यूशन बना देता था पहले से ही। ये सारे सॉल्व हुए पड़े हैं। ठीक है भैया, सब। फिर उसके बाद 6 मार्कर पीछे हमने 2 स्लाइड टीवी रखे होते थे, उन पे स्लाइड स्कैन कॉपी होती थी, वो भी मैं अपने हाथ से सॉल्व करके रखता था। बस अपने को करना क्या होता था, क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, बच्चे कर रहा है, बच्चा भी अपने आप कर रहा है, क्या उसके सामने सोल्यूशन है वो देख नहीं रहा। हाँ, जहां अटक गया ना वहां फिर वो पूछ लेता था, "सर, चौथा अटक गया", वो मैंने उसको वहीं से उसको समझा दिया। और उतने टाइम में आप ये भी याद करना, मैं 10th का भी स्पीड टेस्ट लेता था, 12th का भी। 2 क्लासें में 1.5 घंटे में निपटाता था, जो कि एक तरफ 40-50 बच्चा बैठा था, एक तरफ 70-80 बच्चा बैठा होता था। ठीक है, तो अब वो मोमेंट तो बनेगा नहीं, मतलब मैं वो यहाँ ऑनलाइन करूंगा ना, मजा नहीं आएगा। और मजा नहीं आएगा तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, पहले जो खेल रहे हैं 1 मार्कर कर रहे हैं, क्योंकि 1 मार्कर थोड़े आसान भी होते हैं, कोई कोई आएगा टेक्निकल। तो काफी सारे पेपरों के ना 1 मार्कर निपटाते हैं, और इस वाली 1 मार्कर की कीमत भी है। एक बार सब बोलना, 1 मार्कर के शुरू के कितने क्वेश्चन है, 1 से लेके 24 ना ना 24, तो टोटल बोल रहा है यार। ठीक है, 16 सर। 16 है ना, और 17 और 18 आपके चार चार वो एमसीक्यू हो गए, तो 16 और 8 ये क्या हो गई, 24। तो 80 में से 24 तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये 24 नंबर निपटाते हैं, और इन 24 नंबर में एक बार ये भी बताते ना, जो केस स्टडी है इसमें से एक पक्की किसकी है, प्रोबेबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एक, ठीक है चलो मान रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, और इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी तुम्हारा हिला हुआ है, प्रोबेबिलिटी पे भी मतलब जब केस स्टडी आती है टाइम खराब करती है, बस ये बात है, तो उसको बार बार बहुत बारी करना पड़ता है। तो हम इसको कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। शुरू के 4 पेपर में मैं फिर सबको बता दूं कि भैया मैं 1 मार्कर क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं उसी को करा दूं, चलेगा नहीं, कहीं उसके आजू बाजू चीजें इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है वो बच्चों की अभी स्किप हुई पड़ी है, तो वहां कंसेप्ट बोलने पड़ेंगे। ठीक है? खैर अकॉर्डिंगली तेज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हार्ड कॉपी लेके बैठना भैया, और पार्ट भी करने हैं अभी, छोड़ना नहीं है। 5-6 पेपर के बाद फिर हम बस टाइम मैच करेंगे, उसमें और पार्ट नहीं करेंगे, बस पढ़ लिया करेंगे, आना चाहिए। जब स्पीड टेस्ट कर रहे होंगे मुश्किल वाला करेंगे, जब एक भी करेंगे जिस दिन तो मुश्किल वाला करेंगे। ठीक है भैया, अभी दोनों करेंगे। यार ये बातें तो चलती रहेंगी, साथ रहना। अभी पहले पेपर में कईयों को बहुत तकलीफ महसूस होगी,
मैं कह रहा हूँ यही सेट करना बड़ी बात है कि अभी हमें पेपर में समस्याएं कहाँ है 3-4 पेपर तक, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे बेटर करते जाओगे, सुनते रहना। पूरा पेपर 1 मार्कर स्टार्ट किया हमने, जो कर सकता है वो अपने से करो, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन कॉपी आपके पास अपने हाथ में होनी चाहिए। मेरे को बार बार मत बोलना सर स्लाइड दिखा दो, ठीक है भैया। इधर देखो, और जो भूले हुए वो ध्यान से चेक कर लेना, जल्दबाजी नहीं करना, समझ लेना जितना हो रहा है। सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, सेट ए पर कोई रिलेशन बनाया हुआ है, वो बोल रहा है भैया ये रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, एक बारी मैं भी पढ़ लूं भाई, मैं तो ऐसे तुक्के मार रहा हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं चेक करो कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है भाई, जितना आ रहा है ना उतना बता रहा हूँ, यहाँ जरूरत होगी पूरा भी बता दूंगा। बच्चों एक बारी सुनना जरूर, और बोलना जिस जिसको दो दो तीन नाम आज दे देते हैं जो बोलेंगे, ठीक है। आदित्य भी बोल लेता है, अनन्या भी बोल लेती है, दोनों बोल लो, ठीक है, भाविका भी बोल लो। बच्चों कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, बात करना ट्रांसफर से ट्रांजिटिव बना, जब ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा हो, बीसी रिलेशन को रिलेट कर रहा हो, ये दोनों गिवन हो, इम्प्लाई ये करे, बोलना जरा दोनों बच्चे, ये ए और सी रिलेट कर रहा ACB हूँ। ए रिलेशन को सी बी रिलेट रिलेशन को, और भी जो बोलना चाह रहे हैं बोला, तो रिलेट करे तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये वाला रिलेशन भैया क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है, ए बी इसके अंदर है, बी का मतलब 2 है, बी सी इसके अंदर है, इसमें ए सी भी होना चाहिए, यानी इसमें 1-1 भी होना चाहिए। बोलो है या नहीं है, जल्दी बोलो, बोलो ना भाई। नहीं है। नहीं है। ठीक है प्रशांत भाई, तू जरूर बोलता रहियो, तू मेरे साथ ही चलियो, भागियो मत, ठीक है। 1-1 इसके अंदर नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप 1 मार्कर में लिखोगे नॉट नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, पूरा लिखना भाई, शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं देना, ठीक है। नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग टू दिस आर, ठीक है। लेकिन जो कर चुके हैं वो 1 मिनट सोच के चलना, मैंने कहा अभी 2-4-5 दिन मत करो स्पीड का काम, पहले सारी चीजें सोचना सीख लो। मैं कह रहा हूँ मैं 1-1 डाल देता इसमें, तो क्या ये ट्रांजिटिव था, जल्दी बोलो, कोई भी बोल दो। नो सर। ठीक है, एक बोला है सिर्फ पूरे बैच में, ठीक है सर। ऑल पॉसिबिलिटी पे जहां ए बी बी सी बन रहा है उसका ए सी इसमें होना चाहिए। ये ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, ए बी बी सी, तो ए सी 1-1 वो तो आपने पूरा कर दिया। जरा इसको उल्टा पढ़ो, मान लो ये ए बी, तो बी का मतलब 1, तो ये बी सी सेट हो रहा है, देखो बी का मतलब 1 ही है, तब ए सी का मतलब 2-2 हो जाएगा, फिर इसमें 2-2 भी होना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब सेम पेपर थोड़ी आने वाला है, तो जितना कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सोच के करना है अभी, ऐसा 2-2 नहीं है इसमें, 1-1 भी नहीं है, तो इसलिए अभी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। पूरा लिखना है ट्रांजिटिव रिलेशन। सर 1 जब मार्क का ये क्वेश्चन, 1 मिनट बस, अभी आप पूछ लेना। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, मतलब वो रफ मत फेल देना, पूरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन करिएगा। आप बोलो भाई। सर जैसे हम बता रहे हैं ट्रांजिटिव नहीं, तो एक एग्जांपल देना काफी है, दोनों लिख सकते हैं। गलत के लिए तो एक एग्जाम्पल काफी है, आप झूठ बोलते हो, आप सच्चे बच्चे नहीं हो, हमें प्रूफ करना है, तो आपके 50 झूठ पकड़ू या एक ही पकड़ दो, ठीक है सर। है ना, एक ही पकड़ दो, है ना, ये तो हमेशा से सुना आपने हमसे। नेक्स्ट, आगे, और पार्ट मत छोड़ना भैया। बोलता है एक एग्जाम्पल दो जो सिमेट्रिक हो, जो कि सिमेट्रिक हो, ना रिफ्लेक्सिव हो, ना ट्रांजिटिव हो। भैया बात पूरी हो जाएगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो, ठीक है। एग्जाम्पल देना है मैंने सेट ए पे, अगर आपको एनसीईआरटी याद हो, तो पहले कर लिया था हमने चैप्टर, तो जितने हमने इस तरह के एग्जाम्पल बनाए थे सब ए सेट से, और ए सेट में भी यही मेंबर लिए थे हमने 1 2 3, और इवन ऊपर वाला क्वेश्चन ही है इसका आंसर, क्वेश्चन इसका आंसर हो रखा है। लेकिन आप ऐसे मत सोचना, आप पूरी गेम बिठाना, सर सेट ए पर हम एक रिलेशन बनाएंगे, एक बार याद करो भाई, चलो पूरी कहानी याद कर लो। सेट ए 1 2 3 है, अगर मैं ए क्रॉस ए लिखूं, थोड़ा जल्दी जल्दी सुनना, 1,1,1,2 1,3 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 9 एलिमेंट आ जाएंगे सारे। बोलो ए क्रॉस ए क्या ए का ए पर रिलेशन होता है, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो, आज समझने की क्लास है। ए क्रॉस ए क्या एक का ए पर रिलेशन, ऑल रिलेशन होता है क्या, एक को भी नहीं आता, इतना पढ़ा था हमने 11th में, जरूरत से ज्यादा बारी पढ़ा था, ठीक है भैया। एक बारी आइडिया ले लो, ये मत भूलना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा फिर, ये पूरा 1,1 1,2 ए क्रॉस ए पूरा रिलेट कर दोगे ना, 9 मेंबर आ जाएंगे इसमें, एक रफ आइडिया ले लो। तो ए क्रॉस ए, ए का ए पर सभी रिलेशन नहीं होते, ए क्रॉस ए के जितने सबसेट हैं वो ए के ए पर रिलेशन होते हैं। ए क्रॉस ए से जितने सबसेट बनेंगे, इसमें 9 मेंबर है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 9, ठीक है भैया, 2 की पावर 9, अब जो भी होगा 512, ठीक है भैया, इतने रिलेशन बनेंगे, ध्यान देना, ठीक है। ये बात याद आ गई होगी। वापस एक और बात बोल देता हूँ फटाफट से, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्कर, जब मैं इस फैमिली पे जा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में यूज नहीं हुई, ज्यादा यूज नहीं हुई, एक बार डेफिनेशन में बोल दी बस उसने, क्या एक का से लिखा, इसमें 9 एलिमेंट आने हैं, सबको एक आइडिया है, आप इसका रिलेशन बनाओगे, सबसे बारी पहले बोलना इस पूरे सेट को खाली कर देता हूँ, इसका पहला सबसेट है, क्या बोलोगे, सारे साथ रहो भाई, आगे मत बढ़ो, पाए। पाए।
फिर आप एक एक मेंबर से सेट बना लोगे, फिर दो दो से, और आखिरी में नो मेंबर वाला। आखिरी में नो मेंबर वाला ध्यान देना, पूरा सबसे बड़ा सबसेट। जो ये पहला सबसेट होता है, पहला रिलेशन, इसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। कभी एम्प्टी रिलेशन पूछे तो सोचने मत बैठ जाना। और जो ये पूरा सेट दोबारा उठा के लिख दिया, एक एक दो दो मेंबर वाले नहीं, पूरा पूरा सारा नो मेंबर से बना, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या भैया? एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, याद रखना। ठीक है, वापस अब सेट ए पर मैंने वो रिलेशन बनाना था, क्वेश्चन को समझेंगे। उसने बोला ऐसा रिलेशन बनाओ जो कि सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो। भैया सारी बातें करना, रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इसके ऑल मेंबर के लिए एक ओमा इसमें हो। यानी रिफ्लेक्सिव अगर कह रहा होता ना तो मैं 1 1 2 2 3 3 सब डाल देता भैया, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही नहीं है, भूल जाओ। बोल रहा सिमेट्रिक हो, मान लो मैंने 1 2 इसका एक मेंबर डाला, आपको जरूर याद होगा यार, आप इतनी बात तो ना भूल रहे हो कहीं, कि ए कोमा ए, जब मैं सॉरी ए क्रॉस ए लिखता हूँ तो उसमें नो एलिमेंट आते हैं, याद करो बच्चों, 1 1 1 1 1 2 2 1। ठीक है जी, 2 2, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, अभी मैं सीधा लिख देता हूँ। 2 3 तो मैं और बता दूंगा, कोई भूल रहा हो तो। 1 3 3 1, ये नो एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए। ठीक है, उन नो नो एलिमेंट से बने सेट में से कुछ एलिमेंट उठाकर एक सबसेट बना रहा हूँ, वो रिलेशन है। सिमेट्रिक बनाना है, मैंने 1 2 डाला, सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो मैंने 2 1 भी डाल दिया। अब चेक कर लो ये सिमेट्रिक है, उसने कहा था ऐसा एग्जांपल बनाओ कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ना हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए था, एक भी नहीं डाला। तो बोलते हैं ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, ये देखो लिखा है नॉट ट्रांजिटिव। ए बी इसमें है, बी सी इसमें है, ए सी नहीं है इसमें, अगर वो होता तो ये ट्रांजिटिव बन जाता। ठीक है भैया, यानी ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जाम्पल, कंफ्यूजन है तो बोलना। 2 3 पेपर तक अगर आप सही से बातें पूछ लो ना तो बात बनेगी भैया, ऐसे नहीं बनेगी। मेरी स्पीड के चक्कर में मत रह जाना। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम निपटा लेना पहले। नेक्स्ट, तो कर सकते हैं हार्ड कॉपी हाथ में लेके, जितने कर सकते हैं ढंग से करने हैं, जैसे बोर्ड का पेपर कर रहे हो। ठीक है, हर बच्चा अलग है, मैं तो सबसे स्लो के हिसाब से ही चलूंगा भाई, और इधर उधर की बातें भी बताऊंगा। आप जितनी अच्छी राइटिंग से और बेटर स्पीड से कर सकते हो करना जरूर। सेकंड, सेकंड सामने देखो, सेट है, ये भी देखो उसी बात पे बार बार पूछता जा रहा है। सेट है 1 2 3 है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। मैं एक बार आपको याद दिला दूं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या। ठीक है भैया, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कोमा ए, इस सेट के सभी मेंबर के लिए ए कोमा ए इनपुट आउटपुट बिल्कुल सेम आए, उस रिलेशन के मेंबर हो। सभी पॉसिबिलिटी के लिए ए कोमा ए उस रिलेशन का मेंबर हो तो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे कोई ऐसा रिलेशन बनाऊं मैं जिसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों ही मेंबर है, ऑल पॉसिबिलिटी के लिए ए कोमा ए, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, जो भी तुम्हें यहाँ पर ए बी मिला, ए बी अगर इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है तो उसका उल्टा बी ए भी उस रिलेशन में जरूर हो, तो आ जाता है सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, अगर ए बी रिलेशन का मेंबर है, बी सी रिलेशन का मेंबर है, और इससे यह आ जाए कि भाई ए सी भी उसी रिलेशन का मेंबर है, ऑल पॉसिबिलिटी पे, जहां ये दो गिवन पूरे हो रहे हैं, उन हर दो गिवन की पॉसिबिलिटी पे तीसरा ए कोमा सी कनेक्ट होकर बैठना चाहिए, तो कहा जाता है ट्रांसफर ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है भैया, और जहां तीनों हो, जहां तीनों हो, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। याद आया होगा। अभी क्या कह रहा है, छोटे से छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। ठीक है जी, जो एक बच्चे ने अभी पिछला क्वेश्चन का एक जवाब दिया था, नाम स्किप हुआ, बोलना भाई, छोटे से छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो आप फंसे, चलो कोई भी बोलो। 1 1 2 2 3 3। ठीक है जी, कार्तिक भाई जीत गया बात। अभी सारे भैया साथ रहना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बारी तो पूरा सोचो पहले, तो छोड़ो ये क्वेश्चन कैसे होगा, कि अगर हम ए क्रॉस ए लिखते हैं तो 1 1, थोड़ा सा इसको रोको क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा बस, तो बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं आता। 1 1 1 2 1 1 3 पूरा सोच लो, देखो कोई भी इससे ना भूले बस। 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सर नो एलिमेंट आने, ये तो भैया ए क्रॉस ए है, इसके सबसेट जो जो सबसेट हो सकते हैं वो रिलेशन है, तो ये तुम्हें अभी लिखना नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कर दिया आपके लिए कि माइंड में दिखना शुरू हो जाए आपको। ठीक है, अब वो यहाँ कह रहा था भैया छोटे से छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन लिखो, तो मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन एक बनाने की कोशिश की। मैंने कहा इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो के मेंबर तो पूरे करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए के सभी पॉसिबिलिटी पे ए कोमा ए इसमें होना चाहिए, नहीं 1 1 रखना पड़ेगा, 2 2 रखना पड़ेगा, 3 3 रखना पड़ेगा। यानी ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, तीन उठा लिए। ठीक है, इससे एक सबसेट बनाया। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव है।
अब सारे बच्चे जो नहीं सोच पाए थे एक बारी बोल रहे रिफ्लेक्सिव पक्का है। सिमेट्रिक होने के लिए जहां ए बी है उसका उल्टा बी होना चाहिए। बताना 1 1 का उल्टा खुद ये 1 1 है या नहीं, जल्दी बोलो। है। ऐसे ही देखो 2 2 का उल्टा है 2 भैया। 2। अगर ये ए बी है तो यही बी है, उल्टा पुल्टा यही सेम है। ए बी है तो यही बी है, यानी सिर्फ इन 3 मेंबर पे सिमेट्रिक भी हो रहा है। ट्रांजिटिव, सर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ठीक है भैया, या तो ऐसे समझ लो, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपने किसी रिलेशन में जितने भी मेंबर लिखे हैं उनमें आपको ए बी मिल रहा है, लेकिन उसका वैसे ये बात है नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, उनमें ए बी मिल रहा है बी सी नहीं मिल रहा, गिवन पूरा नहीं होगा। कोई ए कॉमा बी तो उसका मेंबर है, बी कॉमा सी मतलब ये वाली पोजीशन दोबारा रिपीट में ही नहीं आ रही। और ऐसे ऐसे ना मान लो मैंने कहीं 3,2 लिख दिया, कहीं 4,3 लिख दिया, ए बी है बी सी नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसका ए बी है, इसको भी मान लो बदल देते हैं, इसका ए बी है बी सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव तो है ही है। ध्यान देना, ए बी है बी गिवन ही पूरा नहीं हो रहा, तो बोलना है ट्रांजिटिव है, वापस आना। लेकिन मैं यहाँ ये बात नहीं कह रहा भैया, मैं कह रहा हूँ अगर ये ए बी है तो इसी को बी सी बोलो, ए बी है तो बी का मतलब 1 है, तो इसी को आप बी सी भी कह सकते हो, बी का मतलब देखो फिर 1 है, तो फिर ए सी का मतलब वापस वो 1,1 ही आएगा। यानी ये इटसेल्फ ये मेंबर ए बी बी सी ए सी तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, ए बी भी यही है बी सी भी यही है तो ए सी भी यही है, और ऐसे ये भी कर रहा है ऐसे ये भी कर रहा है। ठीक है, नहीं यानी ये इस वक्त यहाँ पे ट्रांजिटिव भी है। ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है। अभी इस बात को छोड़ना मत भैया, तैयारी करने बैठे, रटने नहीं बैठे। ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन उसने पूछा था 1 2 3 सेट पर, ये बन गया। किसी को कंफ्यूजन तो पहले बोलना। तो जैसे इसको 1 1 को हमने ए बी और बी सी और ए सी मान लेते ऐसे मान सकते हैं। तो ट्रांजिटिव कैसे, एक बार ये बता दो। ट्रांजिटिव कैसे, ये ए बी है, बी का मतलब 1 है ना, ये बी सी है, बी का मतलब अगेन 1, कनेक्टर मिल गया, तो ए का मतलब 1 था, और ये देखो सी का मतलब इस वाले में 1 था, तो ए सी यानी 1,1 वो भी यही है। कहानी क्लियर हुई कि नहीं? सर जैसे अभी हाँ ए भैया। बी और बी सी और ए सी तीनों चीजें एक इसी को मानी है, हाँ तो हाँ, ऐसा कर क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो तो बात गलत हो जाती है ना मेरी तो फिर। ठीक है ना, जब आप, अरे आपने ट्रांजिटिव में क्यों पूछा, आपने सिमेट्रिक में क्यों नहीं पूछा कि ए बी है तो बी ए ये कैसे हो सकता है ना, उसका उल्टा ही तो है ये। ठीक है, तो ए बी है तो बी सी कनेक्टर मिल रहा है, इसको बी सी भी कह सकता हूँ, तो ए सी भी यही है, कोई और थोड़ी है, क्यों नहीं कह सकता? क्या भैया, तीनों है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अभी दिमाग चलाना इसी पे, मैं कह रहा हूँ जितने इक्विवेलेंस रिलेशन है सारे लिख दो इसी सेट पे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस से नहीं क्वेश्चन है, एग्जांपल और मिसलेनियस मिलाकर अगर पढ़ोगे तो इसी पर जितने इक्विवेलेंस रिलेशन है लिख दो। देखो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये है पहला। 1 मिनट दिमाग चलाना भैया, ज्यादा देर तक बात ये नहीं करनी है, और ये बहुत वैरायटी भी नहीं है इसमें, बस यही है। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन एक और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो स्मॉलेस्ट तो ये था, स्मॉलेस्ट वाले में 3 मेंबर तो लिखनी पड़ेंगे। अब मैंने ना, देखो ये 3 खत्म हो गए मेरे पास, मान लो मैंने अब एक मेंबर कोई भी बढ़ाया 1 2, तो बताना अब तीनों चीजें होनी चाहिए इसमें, तो बनेगा इक्विवेलेंस। 1 2 लिखा तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा क्या लिखना पड़ेगा सारे बोलो? 2 1। ठीक है भैया, 2 1 इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ए बी है बी सी है, ठीक है भैया ध्यान से देखना, तो सिमेट्रिक तो है इसका, चाहे इससे चेक कर लो चाहे इससे चेक कर लो। ठीक है, ए सी 1,1 है, और अगर आप इसे ए बी बोलोगे इसे बी सी बोलोगे तो फिर ए सी का मतलब 2 2 आएगा, वो भी है। यानी यहाँ पर ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है भैया, तो यानी ये भी, ये दूसरा, एक 2 मेंबर ही और बढ़ाए थे, ये दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर आपको पुरानी बात भूल रहे हो तो वो भी सुन लेना भैया, किसी अदर मेंबर को, ये रिफ्लेक्सिव के 3 मेंबर थे, तो अदर मेंबर किसी रिफ्लेक्सिव के मेंबर के साथ कनेक्ट हो ट्रांजिटिव के लिए, जैसे ए बी, तो बी का मतलब 2 था, तो बी सी, बी का मतलब 2 था, कनेक्ट हो गया ना, ए बी भी है बी सी भी है, तो इसका ए सी बनेगा 1,2। तो देखो ये यही है, ए बी है बी सी है ए सी भी है, कोई अदर मेंबर अगर रिफ्लेक्सिव के मेंबर के साथ कनेक्ट हो तो उस पर ट्रांजिटिव बैठता ही है, वो चेक नहीं करना चाहिए, हमने एनसीईआरटी करते हुए सीखा था। तो ये दूसरा बना रिलेशन, ध्यान देना, जो कि तीनों बातें हैं यहाँ पर। ठीक है भैया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑल लिखो, तो अब तीसरा लिखने की कोशिश करते हैं। सर स्मॉलेस्ट ये था, फिर ऑलरेडी हम 1 2 2 1 तो लिख ही चुके थे, अब इसमें कुछ और बढ़ाते हैं। देखो 1 2 और 2 1 भी खत्म हो गया, अब मैं 1 3 लिख रहा हूँ, तो अब लेकिन 1 3 लिखते ही सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि तीनों चीजें बना के रखना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने इसमें इसका उल्टा भी डाल दिया, 3 1 भी डाल दिया। एक बार ही चेक करना भैया, मैं चेक कर रहा हूँ क्या अब यहाँ तीनों बातें सेटिस्फाइड है। देखो ए बी है बी सी है तो ए सी 1,1 है, और उल्टा चेक करोगे ए बी है बी सी है तो ए सी 3,3 भी इसमें है।
कोई कह सकता है सर अब फिर देखो ये अगला वाला बन गया, ठीक है भैया, सारी पॉसिबिलिटी चेक करो। अदर मेंबर को रिफ्लेक्सिव से कनेक्ट करोगे तो उसका एसी आएगा ही, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो वो चेक करना बनता नहीं। लेकिन एक बार ऐसे देखना ए बी है, चेक करो ध्यान से, ए बी है, बी का मतलब वन है, तो ये बी सी है, बी का मतलब देखो फिर वन है, तो ए सी मतलब क्या बना, बोलना जरा। 2 3 2 3, अब 2 3 तो इसमें नहीं है, यानी अभी ट्रांजिटिव नहीं है भैया, तो ये वाला नहीं बना अभी तीनों बातों का। यानी ट्रांजिटिव रखने के लिए मेरे को किसी पॉसिबिलिटी पे ट्रांजिटिव फेल हो रहा है, 2 3 डालना पड़ेगा, और जैसे ही 2 3 डालूंगा सिमेट्रिक फेल हो गया, क्योंकि 2 3 का 2 3 भी डालना पड़ेगा। देखो 1 3 3 1 तो पहले ही डाल दिया, 2 3 डालना पड़ा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, और सिमेट्रिक बनाने के लिए अब उसका उल्टा 3 2 भी डालना पड़ गया, मतलब सारे आ गए। अब ये फिर तीनों बातें सेटिस्फाई हो गया, जैसे मर्जी कनेक्ट करते रहो, ठीक है भैया। तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें कितने बन गए, 3। कंफ्यूजन है तो बोलना। सर जी लॉन्गेस्ट जैसे भी स्मॉलेस्ट हाँ, बोला सबसे था, बड़ा वाला यूनिवर्सल वाला। वो ये बन गया लास्ट में जो हाँ जी, हाँ जी, जल्दी ये भी सोच के कर लो भाई। मैंने कहा था आज 2 4 पेपर तक तो भैया अभी स्पीड को ना देखकर हम पहले कंसेप्ट कर लें। पेपर आइडिया देता है ना, एक अच्छा स्कूल टीचर ने बनाया, प्रॉपर बैलेंस पेपर है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उस पूरी फैमिली को निपटा लें। हटाऊं, फिर रह गया तो बोलना। नेक्स्ट, ऐसे दिमाग लगा के पढ़ना भाई, गड़बड़ नहीं करना कोई भी। सैंपल पेपर बहुत बढ़िया रिजल्ट ला देंगे आपका, आपको कहीं कहीं तकलीफ है, आप तकलीफ में ही हो, लेकिन पेपर दिमाग लगा के कर लो बस, बहुत नंबर बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है। ये मिसलेनियस का था क्वेश्चन, ठीक है भैया। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन 1 2 3 2 n। एक बारी कुछ चीजें याद दिलाऊंगा, आप उनको ध्यान से सुन लो। ऐसे छोटे एग्जाम्पल से इसको नहीं कर रहा मैं, पहले कुछ नॉर्मल बातें कर लेता हूँ, ध्यान से देख लेना, जल्दी जल्दी समझना जरा। ये कंसेप्ट बहुत है, ये बहुत घंटों लगा रखे हैं, आप जल्दी बोल रहे हैं। पहली बात, कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, 11th क्लास में जाओ, कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, सारे बताना। वो डोमेन रेंज तो आपको पता है, प्री सेट के सारे मेंबर क्या यूज होने चाहिए, फुली यूटिलाइज। फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए डोमेन में, सब यूज होने चाहिए डोमेन में, हर डोमेन पे कुछ ना कुछ रेंज आनी चाहिए, रफ काम चला लेना भैया, ठीक है भैया। तो और एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं होनी नहीं। चाहिए। मान लो ऐसी मैपिंग बना दूं, अभी ये तो 11th क्लास की तो फंक्शन है। फिर आ जाओ 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 मान लो ये सब हमने आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज है, देखो ठीक है। एक डोमेन पे 2 रेंज कहीं भी नहीं है, मतलब ये मैपिंग फंक्शन है, क्या ये 1 to 1 है, सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज, सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज, ऑल पॉसिबिलिटी पे 1 to 1 फंक्शन है, याद आ गया होगा, ठीक है भैया। 1 to 1 फंक्शन, ठीक है भैया, जिसे जिसे क्या कहते थे, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन। फिर एक दूसरा भी आता था भैया, सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन क्या होता था, ध्यान से याद करना, कुछ और मैपिंग बना रहा हूँ, ध्यान देना। 5 फुट की हाइट आया, 6 फुट की हाइट आया, इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं। पहली बात चेक कर लो, फंक्शन है प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज, डोमेन बिल्कुल है। एक डोमेन पे 2 रेंज कहीं नहीं है, क्रोकोडाइल माउथ ओपन नहीं है, बंद है वो सेफ है, ठीक है, ठीक है भैया। ये 1 to 1 है, सॉरी 1 to 1 नहीं, सॉरी ये फंक्शन है प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज है, एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है, पहली बात फंक्शन है। अब आपसे पूछ रहा हूँ, हर पॉसिबिलिटी पे सिंगल डोमेन पे सिंगल रेंज है, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। नहीं भैया। नहीं है, यानी 1 to 1 नहीं है, लेकिन 2 डोमेन पे एक रेंज है ना। ये हमारा सिलेबस तो नहीं था भैया, लेकिन इसे यूजुअली मैनी टू वन कहते हैं, मैनी टू वन फंक्शन है, मैनी टू वन है, सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। हमारे सिलेबस में ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, याद होगा, बाद वाले पूरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। अच्छा मैं एक बारी बात बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, मान लो बाद वाले सेट में मैंने 9 भी रखा हुआ है, जो आंसर आए हैं हमारे डोमेन पुट कर करके उन्हें रेंज कहते हैं, याद आ रहा होगा। देखो अगर ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें कोडोमेन और रेंज बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी सारे कोडोमेन रेंज आ जाए, तो अभी कोडोमेन एक्स्ट्रा और रेंज कम है, यानी ऑन टू नहीं है। लेकिन मान लो मैं 9 हटा दूं, ऐसा एग्जांपल बना दूं, तो सर जो रेंज है वही जो पूरा कोडोमेन है वही सारी रेंज आई हुई है, कोई खाली नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये भी याद आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एक छोटा एग्जांपल पूछूंगा आपसे, बहुत छोटा बना के, क्योंकि उसी पर ही अगला क्वेश्चन आप आराम से पकड़ जाओगे। मैंने ए सेट में 1 2 3 सिर्फ 3 मेंबर रखे, मैंने बोला भैया ये ना ऑन टू फंक्शन है, इसमें जितने ऑन टू फंक्शन लिख सकते हो,
इन दोनों को कनेक्ट करके जितने ऑन टू फंक्शन लिख सकते हो उनकी काउंटिंग बता दो। पहले मुझे बताना जरा, फंक्शन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो फंक्शन है तो ये तीनों डोमेन की तरह यूटिलाइज करने पड़ेंगे कि नहीं? जल्दी बोलो। करने पड़ेंगे। करनी अब पड़ेगी बोलना भैया, नहीं तो बेकार में तकलीफ में फंस जाओगे अगर आपने अभी नहीं सोचा। तीनों डोमेन यूज करने पड़ेंगे। अच्छा ऑन टू है तो ये सारी कोडोमेन रेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। भैया। होनी चाहिए। इसका मतलब उसने तो सिर्फ ऑन टू कहा है लेकिन दोनों तरफ काउंटिंग बराबर है, तो यानी ये पक्का और क्या होगा? 1 to 1। ये पक्का 1 to 1 1 भी होगा। पहले ये सोचो। ठीक है भैया, तो यानी जब प्री और पोस्ट सेट में काउंटिंग ऑफ नंबर सेम होती है और वो ऑन टू फंक्शन कहा जाए तो इम्प्लाई करता है भैया कि वो 1 to 1 भी है। 1 to 1 भी है। अगर तुम ए का ए परी बना रहे हो, अब ए का ए परी बना रहे हो तो पक्की बात दोनों तरफ मेंबर की काउंटिंग तो सेम हो ही गई। ठीक है, दोबारा आना भैया। अब मैं कह रहा हूँ कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे इसमें? अच्छा, इस वन मेंबर को किसी एक से कनेक्ट करना है, कितने तरीके बताना? किसी भी एक से कर सकते हैं, कितने तरीके? परमुटेशन पे चले जाओ 11th क्लास। वन को किसी सिंगल मेंबर से कनेक्ट करने के कितने तरीके? 3। अगर तरीके 3 है, करोगे तो किसी एक को कनेक्ट कर दोगे, किसी भी एक को। ठीक है भैया, अब बोलो 2 को भी किसी एक से ही कनेक्ट करना है। ये सब बातें सेटिस्फाई करने के लिए कितने तरीके बचे? 2। 2। फिर किसी एक को कर दोगे, फिर आखिरी को आखिरी से कनेक्ट करने का कितना तरीका? 1। यानी टोटल कितने कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे इस बात पर? फैक्टोरियल 3, चाहो तो 6। ठीक है, वापस आ जाओ, अब दोबारा सोच के मेरे को बोल देना। उसने बोला एक सेट है जिसमें 1 से लेकर n तक नंबर है, 1 से लेकर n तक मेंबर है इस सेट में। ठीक है, और ये इस पर हमने जितने फंक्शन बनाए हैं वो सारे ऑन टू फंक्शन अगर हम बनाए ए टू ए पर, तो वो कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? क्वेश्चन रीड कर लेना। ठीक है भैया, कहाँ पहुंचे? हाँ, ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 टू n टू इटसेल्फ। इसके इसी पे बनाने हैं। कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? अब जल्दी से बोलो। 1 2 3 दोबारा सोचना भाई, नहीं तो बाद में भूल जाओगे आप 2-4 बार। फैक्टोरियल n छोड़ना यार, ऐसे पैटर्न देख के तो कोई भी बोल देता है। ठीक है भैया, ऐसे वाले काम मत करो। 1 से n तक, बढ़िया ही बोला वैसे आपने। 1 से n तक सेट वाला सेट, उसी सेट पर दोबारा एसोसिएट करते हुए ऑन टू फंक्शन बनाने हैं। ऑन टू में सर फंक्शन बनाना है, ये सब यूज करना पड़ेगा। ऑन टू बनाना है, ये सारी रेंज आनी चाहिए, और जितनी काउंटिंग इधर है उतनी काउंटिंग इधर है, यानी ये 1 to 1 पक्का है। ठीक है भैया, अब इसमें कनेक्ट करने के कितने तरीके? तो किसी एक को जब आप कनेक्ट करोगे, n पॉसिबिलिटी है, तो पहले 1 को किसी से भी कनेक्ट करने के n तरीके करोगे, तो किसी एक से कर दोगे। तो दूसरे को कनेक्ट करने के, अब n में से एक कम हो चुका होगा जो कनेक्ट हुआ होगा, n-1 तरीके। तीसरे को कनेक्ट करने के n-2 तरीके हैं। आखिरी को कनेक्ट करने का, एक को कनेक्ट करने का एक तरीका है, यानी फैक्टोरियल n बन गया। बहुत समझदारी से जिसने उसी को देख के बोल दिया तो बात ठीक ही है, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई थोड़ा जिद करके ज्यादा सोच भी लो। कंफ्यूजन है तो बोलना। फैक्टोरियल n। नेक्स्ट देखो, जो बात मैं ऊपर समझा रहा था ना, देखो इतना समझदार टीचर है। ठीक है भैया, कि वो सारी बातें उस फैमिली की पूरी ही करवा गया वो आपसे, और पार्ट में देखो वही बात भूल गया। यहाँ 1 2 3 था, यहाँ एबीसी है बस। बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन लिखो, एबीसी। ध्यान से देखना, इक्विवेलेंस रिलेशन पहले ए क्रॉस ए माइंड में बिठा लेना भैया, वो माइंड में दिखना चाहिए आपको कि जब आप ए क्रॉस ए सेट बनाओगे तो वो ए कोमा ए। ठीक है, अब जरा समझदार हो गए हो तो देखो ये डायरेक्ट कर लेना, बी बी सी सी रिफ्लेक्सिव के 3 कर लेने चाहिए। फिर ऑल्टर ऑल्टर वाले, वो ए बी उसका उल्टा बी है, फिर बी सी उसका उल्टा सी बी, वो सब आएगा जब आप इसको एक क्रॉस एक बनाओगे। इतना तो आप समझते हो, सी ए सी, ये नो मेंबर है। ठीक है, ये माइंड में दिखने चाहिए, पेपर में नहीं लिख सकते हम। मैं तो समझाने बैठा हूँ इसलिए बातें कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहा है? ऑल इक्विवेलेंस रिलेशन। भैया स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओ पहले, जल्दी से बोलो, और पूरी कहानी सोचना एक बारी, फिर पेपर में नहीं ए ए सोचना बी पड़े, बी सी सी इसलिए अभी 3 बारी सोचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सर स्मॉलेस्ट है क्योंकि इटसेल्फ ए कोमा है, बी कोमा बी, सी कोमा सी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक उसी का उल्टा यही है, ट्रांजिटिव यही ए बी है, यही बी सी है, यही ए सी है, तीनों है, स्मॉलेस्ट ये है R2। ठीक है, जल्दी जल्दी बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव के 3 मेंबर तो लिख ही दिए, एक और बढ़ाया, कोई भी बढ़ाया, मान लो ए बी बढ़ाया, तो सिमेट्रिक रखने के लिए बी ए बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका देखो ए बी भी है, बी सी भी है, तो ए सी ए बनेगा, इसका वो है, और ऐसे ए बी बी सी बोल लोगे तो वो ए सी बी भी बनेगा, वो भी है, ये दूसरा बन गया। और बढ़ाने की जरूरत है, तीनों बातें हैं, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीसरा बढ़ा रहा हूँ, सबसे मेन होता है, सबसे खास होता है, इसको सोचना। रिफ्लेक्सिव के लिए वो 3 लिखने ही थे, ए बी बी ए वाला आप बोल ही चुके थे, तो उससे और मेंबर बढ़ाने हैं, ये सब यूज कर चुके हो। अब आप बी सी लिखोगे तो सिमेट्रिक के लिए सी बी लिखोगे। अब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो बार बार सेम बात क्या करूं भाई। ठीक है, ये देखो ये ए बी है,
ये इसमें BC है और इसका AC इसमें कहीं नहीं है, तो एक AC और बढ़ाना पड़ेगा और AC लिखते सिमेट्रिक के लिए C और बढ़ाना पड़ेगा। नो के नो एलिमेंट यूज हो गए यहाँ पर, ये तीसरा है। ठीक है भैया, तो उसने कहा क्या था उस बात पर आ जाओ, सोच के लिख लेना। ठीक है भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन काउंटिंग की पूछी थी, याद रह जाए तो कराना पेपर में 3 है। नेक्स्ट, अब आप आगे देखो, हर चैप्टर ऐसा नहीं है आपको सारा ही सुनना पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ आप खींचोगे और उसे भी करना, उसे भी, ये बहुत आसान है, ऐसा करके छोड़ना मत भैया। cos sin x माइनस sin x cos x, वो कह रहा है a इंटू, अब स्पीड अच्छी राइटिंग के साथ दिखाना जरा, a इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। एक भी बच्चा सुस्ती में मत आ जाना घर पे बैठ के। ठीक है भैया, करो उसे। ए मैट्रिक्स मेरे हाथ में है, उसका ट्रांसपोज करूंगा, सबको पता है पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी cos x sin x, फिर माइनस sin x cos x। ठीक है, और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देख cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 मार्क रहा है, इतना शॉर्टकट लगा लो। फिर माइनस साइन cos प्लस साइन cos 0 है, फिर माइनस साइन cos प्लस साइन cos 0 है, फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट जल्दी करो। एक थोड़ा सा आप लोग अब ध्यान दो, छुट्टियां एक्सेप्टेबल किसी की भी नहीं है भाई। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए हमारे पास, पता नहीं क्या हो गया, पहले तो इतना बढ़िया पढ़ते थे और ठीक से सब मेहनत करते थे। अभी मेरे पास हो क्या रहा है, मैं क्या नाम तो नहीं ले पाऊंगा, फीस दे रहा बच्चा, फीस 3 महीने से आ रही है, क्लास में है ही नहीं। और हर क्लास में, हर 10 क्लास में मैं स्पेशली परेशान होकर उसको फोन मतलब मैसेज रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, तो बोलता है सर मेरे पेपर चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है भैया, मैं आपसे कर लेता हूँ, ऐसे पढ़ाई नहीं होती भैया, तो फिर तो आपको मतलब बैच डिसकंटिन्यू आपको करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो, रेगुलर होना मस्ट है अगर रिजल्ट चाह रहे हो ठीक वाला। सीरियस नहीं हो आप अपनी पढ़ाई के लिए तो काम नहीं बनने वाला। आप में से भी हैं कहीं ढीले बच्चे, प्री बोर्ड चल रहे हैं ऐसे बातें करते हैं, बताओ हद हो गई, प्री बोर्ड चल रहे हैं, रात को सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे तुम। ठीक है भैया, तो 1 घंटा मेरे साथ पढ़ लिए तो भाई 1 घंटा रात को कम जग जा, उसमें क्या दिक्कत है, कम तो जा। ध्यान से देखते रहना, खैर सबको नहीं कह रहा, 2-4 बच्चे हैं गड़बड़ करने वाले और वैसे अच्छे हैं, उनको कह रहा हूँ। 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है तो ए मैट्रिक्स वाले 2x2 ऑर्डर का आप लिख लेते हो A11, जल्दबाजी में कुछ भी उल्टा हो गया वहीं गलत हो जाएगा, ध्यान देना। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 1 2 2, जिसको कंफ्यूजन है खुद पूछेगा, आसान बात को मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है भैया, और AIJ इज इक्वल दिया हुआ I+2J। स्पीड में ज्यादा ध्यान देना भैया, स्पीड में ज्यादा ध्यान देना, एरर नहीं आनी चाहिए। तो अब I+2J से मैट्रिक्स पूरा कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड का डबल, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा, ये 2 + 4 6 हो जाएगा। ए मैट्रिक्स कंफ्यूजन है तो बोलना, मेरे को भी चेक कर लेना, कहीं मेरी गलती हो तो जरूर बता देना, अपनी हो तो ठीक कर लेना। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन का आंसर क्लियर मार्क करना, एक या 2 लाइन छोड़ना, ऐसे करना जैसे बोर्ड का पेपर करोगे। ठीक है, तो वो आदत काम आएगी आपको, नहीं तो नहीं आएगी। नेक्स्ट, और पार्ट कोई नहीं छोड़ना। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/p है। ठीक है, वो बोलता है क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, अगर करेगा तो ऑर्डर बता दो। तब जरूर जानते होंगे, जो कंडीशन भूल रहा है वो जरूर ध्यान से देख लेना भैया। 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होती है जब प्री मैट्रिक्स, पहले वाली मैट्रिक्स तो उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते आप, जब प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम हो, तो सेम है तो मल्टीप्लाई होंगी। उसने रीजन नहीं पूछा, नहीं तो रीजन लिख देते, प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, रीजन नहीं पूछा, उसने बोला क्या मल्टीप्लाई हो सकती है, तो बोलो यस हो सकती है। बच्चा ना कई बार इतना आसान है यस लिखना छोड़ दिया, बोल रहा हो सकती है माइंड में बोल के अगला आंसर दे रहा है, तो नंबर तो कट गए ना तेरे। अब उसने दूसरी बात भी बोली, मल्टीप्लाई होगी तो ऑर्डर बताओ, तो जरूर पता होगा प्री मैट्रिक्स में ऑर्डर, ऑर्डर का लेटर नंबर, पोस्ट मैट्रिक्स में ऑर्डर का फॉर्मल नंबर, पहले वाला नंबर आपस में कट जाते हैं और ये बचा हुआ ऑर्डर हो जाता है m/p। क्या भैया, ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, सभी आंसर होने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए, किसी ने तो बोला। देखिए 24, एक बारी कोई बच्चा बताएगा, एक भी बता दो, देखो तुम 12th के कितने बड़े बच्चे और कितने बढ़िया बढ़िया हो, 1 मार्क को करने के लिए कितना मिनट मिलता है तुम्हें, जल्दी से सेकंडों में बोलना, इतना हिसाब किताब को लगा रखा होगा। 15 मिनट। 20 हे मिनट। भगवान, एक नंबर का एक क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है, 15 मिनट। सुन तो लो, बोलो बोलो बोलो, एक क्वेश्चन 1 मार्कर, 2 मिनट। 2 मिनट 15 सेकंड, ये पूरा पूरा 80 मिनट काट दिया मैंने। लेकिन सर फिर चेकिंग का नहीं बचा, कोई मुश्किल आ गया तो उसका नहीं बचा। ठीक है भैया,
तो लगभग आप एक आदत बनाओगे कि 24 नंबर का जो ये पूरा आपका केस स्टडी मिलाकर 1 मार्कर बन रहा है, इसे आप लगभग 20 मिनट में या मैक्सिमम 24 मिनट में ईच 1 मिनट 1 मार्क करते जाओ, तो आप आगे जो स्किल पार्ट है उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, 2 मिनट 15 सेकंड है या 1-1 मिनट में सारे निपटा दिए, ये स्पीड आनी चाहिए। ठीक है भैया, अब करो। तो ये टारगेट लेके चलना और राइटिंग वही बढ़िया वाली रहेगी बोर्ड वाली। ठीक है, कोई ज्यादा स्किप नहीं करना, चीजें जरूरी वाली लिखनी भी है। अभी ध्यान दो। खैर, जरूरी वाली का मतलब सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि टीचर को आंसर दिख जाए, ऐसे रफ मत कर देना उसे। डिटरमिनेंट इक्वल x पूछ रहा है, तो ये 2x पर -40, जिसको कंफ्यूजन है बोलना जरूर। 6 3 18, 7 माइनस प्लस 7 2 40, तो 2x इज इक्वल, ये मेरे पास आ गया 32 + 40 72 6। x इक्वल कोई बताएगा ±6, तो चलो स्क्वायर रूट उधर जाके प्लस माइनस तो आएगा। क्या प्लस माइनस लिखना है इसमें, सोच के बोलना। यस सर। ठीक है, एक बार याद करना भैया, मैट्रिक्स नहीं है। एक मैट्रिक्स होता ना, उसमें होता था 6 डालने पे कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम आएगी या -6 जिससे सेम आएगी वही फाइनल है। ये डिटरमिनेंट है, मतलब इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, इसका मतलब ये है। और इस राइट साइड का मतलब ये है। और यहाँ +-6 कुछ भी डाल लो इक्वल रहेगा, यानी दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोलना। मैट्रिक्स में तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम आनी चाहिए ना, तो चेक करनी पड़ती है। डिटरमिनेंट का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये नहीं है, थोड़ा रफ बोल रहा हूँ। डिटरमिनेंट का मतलब अलजेब्रा है पूरा, इसमें कुछ भी डाल दो इक्वल आएगा। कंफ्यूजन है तो जरूर बोलना। नेक्स्ट, सेवन पर ध्यान देना भैया। -2 to 1 mod of x divided by x dx। ठीक है भैया, वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखते हैं। तो किस तरह से आएगी, सबको पता है मॉड रीडिफाइन करना है, ये तो हाल फिलहाल हमने सब करा भी है। सर मॉड माइनस पर, तो ये मॉड हटाकर एक माइनस और देना पड़ेगा, तो -2 से 0 पर ब्रैकेट प्रॉपर्टी डाल दो भैया। सब जानते हो 0 है, 0 से बड़े पर ये पॉजिटिव है, 0 से छोटे पर एक माइनस देना पड़ेगा। साथ साथ करते रहना, -2 से 0 के बीच में मॉड हटाओगे एक माइनस और दोगे। ठीक है, dx जरूर लिख देना, प्लस 0 से 1 के बीच में जिसको प्रॉब्लम है वो बोलेगा यहाँ पर। ठीक है, x कट गया, ये सब आ गया ऐसे, माइनस बाहर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट डालनी है -2 to 0। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट डालनी है 1 to 0। इसमें माइनस बाहर ही रखो, अंदर लिमिट डालो। ये करके देखो कि तुम कर चुके थे, दोबारा कर रहे हो, अब तेज कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है भैया, -2 + 1 - 0। ठीक है भैया, कुछ घोटाला मेरा ही ना हो गया हो। आंसर बोलना यार, अरे जो निकाल चुके जल्दी से। 3 -1 हाँ हाँ हाँ, ठीक है, -1। ठीक है, -1। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। नेक्स्ट, एरिया। एरिया जो भूल रहा है वो देख लेना भैया, जिसको तैयार है वो आगे बढ़ते जाना। वो कह रहा है y² = 4x। ध्यान से देख लेना, थोड़ा तेज तो करना पड़ेगा। y एक्सिस और y = 3 लाइन से बाउंडेड जो भी रीजन है उसका एरिया निकालना है। ठीक है भैया, तो आपको याद है 1 मार्कर में कोई बहुत ज्यादा कहानियां नहीं बतानी, सीधा करना है। सर एक वेरिएबल की डिग्री 2, एक वेरिएबल की डिग्री 1 पैराबोला बनेगा। डिग्री 1 वाला वेरिएबल x एक्सिस के अलोंग बनेगा, कोएफिशिएंट साइन प्लस का x एक्सिस के अलोंग राइट ओपन होगा। ये पैराबोला है जिसकी y² = 4x इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, y एक्सिस ऑलरेडी बना पड़ा है यहाँ पर, y = 3। y = 3, अच्छा रफ बनाने में आप थोड़ा रफ स्केल ही बनाओगे, थोड़ा अच्छी राइटिंग कर दोगे बस। थोड़ा सा ऊपर कर दिया आपने y3 और ये लाइन बना दी पूरी x एक्सिस के पैरेलल, दोनों काट ही नहीं रहे। सबको पता है ये पैराबोला ऊपर की तरफ टिल्ट होता जाता है, तो y = 3 से कहीं ना कहीं जाके जब ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है तो काटेगा तो सही, इतना तो आपको मालूम है। तो इन छोटी बातों पर अब गड़बड़ मत कर देना। तो y3 पर गए भैया और x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी है y3। कंफ्यूजन है जरूर बोलना भाई। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ राइटिंग को संभाल लेना आप। सबको पता है मेरी सबसे गंदी राइटिंग है, आप सबकी मेरे से तो अच्छी है, तो इस राइटिंग पे काम मत कर लेना। ठीक है भैया, बोर्ड का पेपर दे रहे हो ऐसे सोच के करो। ये y = 3 है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और ये y² = 4x है, से बाउंडेड रीजन ये वाला है।
सारे एक बार स्टेटमेंट जरूर दे देना भाई, ये रीजन कंप्लीटली एक्स एक्सिस के साथ बाउंड हुआ है या वाई एक्सिस के साथ? वाई एक्सिस। y एक्सिस पूरा वाई एक्सिस के साथ है, तो उल्टी वाली प्रॉपर्टी लगा ना कि ये पैराबोला वाई एक्सिस के साथ बाउंड होकर जो रीजन बना रहा है वो एरिया निकालना है। अगर एक्स एक्सिस के साथ कंप्लीटली बाउंड हो रहा होता तो वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स को इंटीग्रेट करता शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट की जो भी एक्स पोजीशन आ रही है उसके बीच, लेकिन अब ये वाई एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है तो एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई वाली इक्वेशन उठाओ, इस पैराबोला की देखो ये वाली कर रहे हैं एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, एक्स इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करो, वाई स्क्वायर अपॉन 4 को इंटीग्रेट करो, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, शेडेड रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट की वाई पोजीशन 0 से 3 के बीच। कभी कभी ये होगा, देखो पूरा साल दोबारा आता नहीं और आप समझदार बच्चे हो, कोई कोई चैप्टर आप बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल वॉश आउट हो गया, उस वक्त करा नहीं था या रिपीट नहीं करा था, वजह कोई भी, जहां फील आ रहा है ना भैया उस दिन आज स्पीड पेपर स्पीड टेस्ट हुआ, अगले दिन की क्लास आने से पहले वो पूरा चैप्टर 4-5-6 घंटे लगेगा, ठीक है, रिपीट मार लो, पुराना सोल्यूशन उठा लो, पुरानी वीडियो उठा लो और उसको पूरा कर लो ताकि वो समस्या तुम्हारी निपट जाए, ठीक है भैया। 1/4 बाहर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 320, ये 1/12 ही हो जाएगा भैया, और 3 का क्यूब 27 माइनस 0 हो जाएगा, यानी 27/12 9/4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, किसी ने पूरा 1 मार्कर सेक्शन निपटा दिया है तो बोलना, जिसका हो जाए तो पहले, कोई ना छूटे तो। 9th, ध्यान देना भैया। अच्छा, ऐसे कई बार तुक्के में भी आंसर तो ठीक हो जाते हैं और 1 मार्कर में वो रीजन तो मांग नहीं रहा आपसे, ठीक है, फिर भी सुन लेना क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, पहले ये चेक कर लो ये डेरिवेटिव पे पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो एक बार माइंड में ऐसे सोच लो, a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे, तो करना नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आप मत करना, ये तो आप माइंड में देख लेते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, b करना नहीं है भैया, ये सब आप माइंड में सोच सकते हो, 3ab स्क्वायर ये आ जाएगा और राइट साइड एज इट इज आ जाएगी। तो आपको याद होगा डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल क्या, जहां जहां फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, उनकी होल पावर, उनकी जो भी कंप्लीट पावर है वो कंप्लीट हो, पूरा नंबर हो, इंटीजर हो और पॉजिटिव हो, तो ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। वो ट्रिग्नोमेट्री का लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का एंगल ना हो, dy बाय dx ये सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री का साइन का लॉग का एक्सपोनेंशियल का एंगल ना हो, वो भी नहीं है, ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री डिफाइंड है। ऑर्डर क्या होता था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, पावर अलग बात है भैया, डेरिवेटिव सारे फर्स्ट में, ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसे कहते हैं ऑर्डर। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया 2। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो डिफाइन है ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री डिफाइन या नॉट डिफाइंड हो सकती है। अगर ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, जो क्या है, क्योंकि हर जगह डेरिवेटिव की पावर कंप्लीट का पॉजिटिव है, तो डिग्री डिफाइंड, और जो इसका ऑर्डर था उसकी होल पावर को डिग्री कहते हैं, यानी डिग्री इसकी क्या है 2 है। कंफ्यूजन है तो बोलना। सर एक बार ऑर्डर और डिग्री दोबारा बता दो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसके बाद भी मान लो यहाँ डी क्यूब वाई, मतलब थर्ड डेरिवेटिव भी लिख देता, ठीक है भैया, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कहा जाता है। तब मैं ऑर्डर 3 बोलता, और अभी नहीं है तो ऑर्डर 2 बोलूंगा। पहले ऑर्डर क्लियर है? यस सर। ठीक है, डिग्री जरूरी नहीं है डिफाइन है, पहले तो यही समझ लेना नॉट डिफाइन कब होती है। जहां जहां भी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब कोई चीज पॉलिनोमियल कब होती है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे एक्स के कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं, एक्स वाली बहुत सारी चीजें लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल कब होती है कि एक्स पर ये पॉलिनोमियल तब होगी जब एक्स की पावर कंप्लीट और पॉजिटिव। ये डेरिवेटिव पर पॉलिनोमियल तब होगी जब डेरिवेटिव की पावर कंप्लीट और पॉजिटिव हो। देखो हर जगह कंप्लीट और पॉजिटिव है, हाँ या नहीं? यस सर। यानी ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। लेकिन एक बात और याद रख लेना भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का एंगल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, पक्का अलजेब्रिक डेरिवेटिव का अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब डिग्री क्या, जो हाईएस्ट ऑर्डर था, ऑर्डर क्या था बोलो? 2। उसकी होल पावर को डिग्री कहते हैं, चाहे 1 है, चाहे 5 है, चाहे 4 है, जो भी। सर जैसे मतलब डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती, और ऑर्डर 2 आ गया तो डिग्री फिर भी नॉट डिफाइंड हो सकती है। हो सकती है, मान लो मैं यहाँ साइन लिख देता, तो अब ये साइन का एंगल डेरिवेटिव आ गया, तो डेरिवेटिव एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तब हम बोल देते डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्लियर है सर। ओके जी, नेक्स्ट ऑर्डर 2 डिग्री 2 सीधा देख के भी हो रहा था। नेक्स्ट भैया इस बात को भी जरा फील लेना, सोचना, मैं पूरे टॉपिक की रिवाइज करा रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि सर क्वेश्चन आया और पढ़ के कर दिया हमने। ठीक है, कंटेक्चुअल बातें बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो एक बारी सारे बच्चे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबको याद होगा, y के डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से बनी इक्वेशन। y x और y और x के डेरिवेटिव से बनी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक बारी सब बच्चे मेन बात याद करना भैया, बताना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, सारे बोलो। 2 है। तो अच्छा अब आप एक आइडिया लो, मान लो यहाँ मेरे पास ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ, ठीक है भैया, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करता, ठीक है, चेक कर लेना भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आती। सेकंड डेरिवेटिव करता तो एक बारी लो ऐसे ही चलने दो, सेकंड डेरिवेटिव करता है, इसी को देख लेना, इसको एक बार हटा लेना, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है भैया, तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। अब एक बारी रिवर्स जाना, अगर मेरे को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल इक्वेशन बतानी हो कि किस चीज का डेरिवेटिव कर करके आया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन से जब हम ओरिजिनल इक्वेशन निकालते हैं तो उस ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, याद करो। ठीक है भैया, अब एक बारी बताना जरा, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे ओरिजिनल इक्वेशन निकालनी है, तो तुमने सेकंड डेरिवेटिव के लिए 2 बारी डेरिवेटिव किया है, तो ओरिजिनल आने के लिए 2 बारी डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन है, कितनी बार इंटीग्रेट करोगे जल्दी बोलो, बोलना बोलना पड़ेगा ना, 2 बारी। 2 बारी इंटीग्रेट करोगे। एक बारी जब हम वापस जाएंगे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 का 2x तो बोल देंगे, 2 का 2x, लेकिन कांस्टेंट कॉमन या ऐसे कुछ a b c कुछ बोलना पड़ेगा। और जब हम एक बारी और इंटीग्रेट करेंगे भैया, तो 2x का हम 2x स्क्वायर बाय 2 तो बोल देंगे, और a का हमें ax बोलना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ एक और कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा जो c हर बारी होता है, तो चलो मैंने उसे b बोल दिया। एक बारी बोलना, जब मैं सेकंड डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालूं तो 2 बार इंटीग्रेट करूंगा, तो उसका उसका ये सॉल्यूशन अगर मैंने निकाला तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है? जनरल। ए बी की वैल्यू नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, जनरल है। और कोई ऐसा हिंट हो जिसमें ए बी की वैल्यू निकल जाए, पता हो कि 3 है 4 है, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब मेरा क्वेश्चन बन गया, ध्यान से सुनना। मैंने बोला सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में बच्चा सोचता है 2 बार इंटीग्रेट करूंगा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। के जनरल सॉल्यूशन में माने गए कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, बोलो कितने हैं, बोलो ना। सेकंड डेरिवेटिव के जनरल सॉल्यूशन में माने गए आर्बिट्री 2 होते हैं, ठीक है। अब जल्दी से अगला जवाब देना, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में 3 बार इंटीग्रेट करोगे 3 कांस्टेंट आ जाएंगे, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, माने गए कांस्टेंट कितने होते हैं? 3। 3। अब वापस इसी पर रहना, अभी फैमिली पूरी करना। सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में माने गए कांस्टेंट कितने होते हैं? पर्टिकुलर में तो ये पता होते हैं जो भी हो, ठीक है। माने गए कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, कोई है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। 0 है, 0 है, ध्यान देना। पानी क्लियर है कि नहीं भैया? ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के लास्ट 2 क्वेश्चन थे जहां ये कंटेक्स्ट चल रहा था। क्या अब आप इसको पढ़ लो, इससे क्या पूछा होगा। तो सेकंड ऑर्डर वाली डिफरेंशियल है, बोलता है उसके जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर पे ध्यान देना होता है। मैं आर्बिट्री माने गए कांस्टेंट कितने हैं, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएंगे भैया, ठीक है भैया। तो आंसर आ गया 2, सिर्फ 2। अब होता क्या है देखो, अब मतलब 12वीं का बच्चा भी गड़बड़ कर रहा होता है, 9th का और पार्ट कर रहा है, कहीं आजू बाजू ऐसे 2 लिखा है, वहां 8वां क्वेश्चन खत्म हुआ था, 9 का नंबर ही नहीं दिया, 2 लिखता अगला शुरू कर दिया, कौन कहाँ नंबर दे लेगा, ऐसे अजीब काम मत करना, ठीक है। ढंग से वो आंसर पूरा दिखना चाहिए टीचर को, कहाँ लिख दिया तुमने। आगे बढ़ेंगे 10th। अच्छा अभी मैंने प्लेन जस्ट शुरू किया है, हुआ है लास्ट क्लास में सिर्फ, उसके भी कई क्वेश्चन अब हम निकालने लायक हैं, क्योंकि हमने कंसेप्चुअल आपको प्लेन पढ़ाया है। जो हो पाएंगे उतने कंसेप्ट से वो जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वेक्टर और 3D सब मिक्स चल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखते चलना। बोलता है वो भाई कोई 2 वेक्टर हैं, इन 2 वेक्टर का सम वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बता दो। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया, कहानी सुन लेना एक बारी, और जिसको दिक्कत है बोल जरूर देना। पेपर होते होते आपको सब दिख जाएगा, सब सेम चलता है, कुछ अलग चलता ही नहीं है, चाहे अलग अलग फुल टीचर बना ले, चाहे कहीं से बन जाए पेपर, ठीक है भैया। तो आप अपनी समस्या को रखना, ताकि बाद में 4-5 पेपर के बाद आपको तकलीफ महसूस ना हो। इन 2 वेक्टर का सम वेक्टर आप निकाल लोगे, ऐड ही मारना है, उसको कोई नाम दे दोगे, उसके उसके अलोंग उसकी डायरेक्शन में उसके पैरेलल तीनों वर्ड एक होते हैं,
नो वेक्टर का सम वेक्टर आ जाएगा, उसके अलोंग, उसके पैरेलल, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी सी के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है। और वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर सबको पता होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक है भैया, किसी को दिक्कत है इस काम को करने में तो बोलना, जो भूलना पड़ा हो तो फिर याद दिलाएंगे चीजें। रटिफिकेशन दिलाऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन याद दिला दूंगा अगर आप कहोगे तो। 2j + j 3j - 5k + 3k - 2k। ठीक है भैया, और सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तेज और अच्छी राइटिंग से करना है। 16 + 9 + 4। ठीक है भैया, √29। और अब सी को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, साथ साथ सेपरेट भी कर देना। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट भैया, कोई रह गया तो बोलो। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आप दो ही थे भैया, भूल ना जाओ। एक बार रिकॉल करा देना मेरे को सारे बच्चे, रिवीजन में सब आजू बाजू पढ़ के चलना है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के वेक्टर अगर ए और बी है, ठीक है भैया, तो अभी भी मैं सबसे पूछने पे आ जाऊँ, कोई हाफ बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, तुक्के मार रहे होंगे बच्चे। एडजेसेंट साइड के वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ध्यान देना। और एक डायगोनल से भी बनता था कि डायगोनल वेक्टर पहला d1 है, दूसरा d2 है। ठीक है भैया, तो डायगोनल वेक्टर d1 d2 की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है। फॉर्मूले लिखो दोनों, फटाफट से याद करो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आती है दो वेक्टर की, वो आप अच्छे से समझ लो, वो भी याद कर लो। अब रोज रोज सिटी में भी यूज होता ही है, पता ही है आप। फिर भी दो चार बच्चे बैठे होते हैं भूल जाते हैं, मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूँ कि वो भी कोशिश कर रहे हैं तो काम कर जाएंगे। सर जो भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो, पहली रो आईजे के लिखो, दूसरी में ए के कंपोनेंट लिखो, तीसरी में बी के कंपोनेंट, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दो, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है। याद आ गया होगा, तेजी से करना है। हाँ जी, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एडजेसेंट साइड के वेक्टर दिए हुए भैया, और वेक्टर पूरा लिखना, जो कंपोनेंट मिस है उसको 0 करके लिख लेना। तो 1 है + 0j, जे वाला मिस था, +1k। और बी वेक्टर है मेरे पास 2i + j + k। वो कह रहे एरिया निकालना, और हम जानते हैं क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, एडजेसेंट साइड के वेक्टर है, डायगोनल के तो है नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी से पकड़ लिया, i j k। ए के कंपोनेंट 101, बी के कंपोनेंट 211, अच्छी राइटिंग और एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए करें। आई कैप ये आ गया 0 - 1, माइनस जे कैप ये आ गया 1 - 2, प्लस के कैप ये आ गया मेरे पास 1 - 0। ये मेरे पास आ गया -1 है + j + 1j + 1k। ठीक है भैया, और इसका एरिया निकालना है तो वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। आंसर बोल देना भैया, क्या आ गया? अरे जल्दी बोलो ना, कहाँ सो गए फिर? √3 स्क्वायर यूनिट हो गया होगा। Yes, sir. तो यार ये बुरी बात होती है। नेक्स्ट, 12th प्लेन का आ गया, थोड़ा होल्ड कर लेना। प्लेन का क्वेश्चन आ गया, प्लेन लास्ट क्लास बस शुरू ही किया अभी तो। ठीक है भैया, तो एक बारी ढंग से समझो अभी, क्योंकि वो तो क्लास में शुरू ही हुआ था अभी टॉपिक, देखते रहना। पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं थी, फिर भी पकड़ा दी थी एक दो क्लास के अंदर अंदर, उसको रिकॉल कर लो पहले सारे। ठीक है, और जिसकी क्लास व्लास छुट्टी हो, क्लास चलते हुए सो रहा हो, वो ध्यान से सुन लेना भाई, अब मत खराब करना काम। OX OY OZ एक्सेस आप समझते हो? कोई बताएगा एक्स और वाई एक्सिस को मिला के जो प्लेन बनता है उसे कौन सा, ये 11th में पढ़ते थे हम, कौन सा प्लेन कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। हाँ, अच्छा आगे करो, वाई और जेड एक्सिस को मिला के जो प्लेन बनेगा उसे क्या बोलोगे? YZ plane. वाई YZ जेड plane. प्लेन। और एक्स और जेड को मिला के जो बनेगा उसे क्या बोलोगे? ZZ plane. XZ. ठीक है, अब इसी पे कुछ वो पूछेगा, लेकिन बात की बात, पहले जो जो थोड़ा इनडायरेक्ट है, पता होना चाहिए, बहुत क्वेश्चनों में काम आता है। मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो बतानी है, मैंने एक क्लास में बोल दिया था, यूज नहीं हुआ अब तक। और एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन कोसाइन बतानी है। वैसे तो रट्टा होना चाहिए, हम पॉइंट नहीं पूछ रहे, ध्यान देना, पूरे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो पूछ रहे हैं। तो A00, अब A का मतलब एक्स बोलो, K बोलो, अल्फाबेट जो भी बोलो, अगर रट रहे हो तो डायरेक्शन कोसाइन वो नंबर आ जाएगा 100। लेकिन भैया ऐसे तो भूल जाओगे, क्योंकि कम बार यूज होता है यार। तो एक एक वो मतलब हिंट ले लो ना थोड़ा सा, कि बात सोच के कर लो ना, कि मान लो ये दो पॉइंट हम लिखना चाहें, तो एक पॉइंट मान लो 100 हो सकता है एक्स एक्सिस पे, और उसके आगे वाला कुछ भी 200 300 कुछ भी हो सकता है। और इतना तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस से पता होता है, दो पॉइंट माइनस करो तो टुकड़े की या पूरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो आ जाती है। माइनस करोगे 3 - 1 200 200 डायरेक्शन रेशियो, तो 2 का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 ही क्यों होगा, या 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो A00 डायरेक्शन रेशियो। साइन निकालोगे
तो अब तुम्हें पता है, एक बार फिर सुन लेना, बार-बार सुन लेना, इनको भूलना नहीं है आपको। डायरेक्शन रेशियो पता हो, कभी एबीसी की नहीं, लाइन के टुकड़े वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड होता है, ऐसे b अपॉन रूट ऐसे c अपॉन रूट। तो करके देख लो, a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर लिख के करोगे क्या, ये a/1 हो जाएगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है। अब रट लेना भाई, अब मैं तीसरी बारी आज के बाद नहीं बोलूंगा इसे। डायरेक्शन रेशियो a0 0 है, डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है। ठीक है, y एक्सिस की पैटर्न वाइज बोल दो जरा जल्दी से। अच्छा, पॉइंट मत मार्क करना, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, बोलो जल्दी से, बोलो क्या होगा। 0 a 0 0 और 0 डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 0 1 0। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, 0 0 है। इसके बिना हम ये क्वेश्चन नहीं सोच पाएंगे, पहले इतनी नॉलेज को बढ़ाओ अच्छे से। और डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा, जितनी बातें अभी हुई हैं इससे रिलेटेड, एक नंबर में जब पूछने पे आएगा तो। अब सोचते हैं, कोई नोट बना रहा है तो बोलो फटाफट से, नहीं तो हटाए। छुट्टी मत करना इन क्लासों को, काम खराब हो जाएगा, और घर बैठ के सोते मत रहना। ठीक है, ध्यान से देखो, एबिलिटी है और नंबर नहीं आएंगे। डायरेक्शन कोसाइन वो बोल रहा है एक्स वाई प्लेन पर जो नॉर्मल हो उसकी बताओ। भाई ध्यान से सुनो, अब कुछ मत करो। ये टॉपिक नहीं किया इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है इसमें ना, टॉपिक क्या हो तो थोड़ी स्पीड तो आ ही जाती है। एक्स वाई प्लेन आप जानते हो ये। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है, कल बात कर रहे थे ना, किसी प्लेन पे कहीं किसी भी पॉइंट से, पूरा प्लेन पर किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ बताते जाना, देखो अपने आप निकलवा के जाओगे मेरे से क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्स वाई प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर एक रफ काम चला लेना। मान लो इस पे परपेंडिकुलर बना दिया, ये नॉर्मल है। एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसकी वो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है जी। मैं कह रहा हूँ मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जेड एक्सिस की जानता हूँ। जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन बोलो सारे। एक नंबर का है, दिखते ही होगा, बोलो ना भाई, कहाँ से हो गए। 0 0 1 0 0 1। अच्छा ये बोलो, ये हमने कितनी बारी बोला है, कोई दो चीजें पैरेलल हो। पहले बताओ, ये एक्स वाई पर इमेजिन करो, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर लाइन और जेड एक्सिस आपस में पैरेलल होनी चाहिए कि नहीं। होनी चाहिए। ये भी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है सर, ये भी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल है। अच्छे से समझना बच्चों, जो दो लाइनें, जो दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनके डायरेक्शन रेशियो भी प्रोपोर्शनल होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल या तो सेम या उसका कोई मल्टीपल। ठीक है भैया, तो जस्ट तुम्हें ये लिखना है कि नॉर्मल अगर पैरेलल है, नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, यानी वो नॉर्मल पैरेलल होगा जेड एक्सिस के। और जरूरी नहीं है एक नंबर में सब देना है, लेकिन अभी तो सोच रहे हो इसलिए लिख लो। तो भैया हम ये तो जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन की बात हुई थी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होते हैं। एक आखिरी बात कोई भी बोल देगा ना, जबरदस्त बच्चा होगा अगर ठीक बोल गए तो। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 होता है। बोलो, जेड एक्सिस का 0 0 1 है तो नॉर्मल और जेड एक्सिस पैरेलल है, जो पैरेलल है उन लाइनों या उन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बोलना जरा क्या होगा, कोई भी बोलना। प्रोपोर्शनेट इक्वल, या तो 0 0 1 होगा और मल्टीपल ऑफ इट, मतलब वही प्रोपोर्शनल। मतलब 0 0 1 तो कोई भी लिख देता है और किताब भी लिख देती है, लेकिन आंसर तो इससे ज्यादा है। या तो यही होगा या इसका कोई मल्टीपल भी हो सकता है। कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा, इस बारी फीस ड्यू कुछ ज्यादा बच्चों की चल रही है, तो आप अपनी फीस पे कर लीजिएगा बच्चों, जिस जिसकी ड्यू है। और कोई जैसे खासी दिक्कत है कि आप कुछ दिन बाद कराने वाले हो, तो वो मेरे को मैसेज छोड़ देना। चलिए अभी लीव करते हैं, कल मिलेंगे 3:30। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर मेरे ना बैच के टैब में ना मैथ्स का बैच शो नहीं हो रहा। हाँ बच्चे, ये रिसेप्शन की तरफ से मैंने इसलिए अभी फीस वाला बात किया था कि रिसेप्शन की तरफ से जिन बच्चों का